हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों कैसे हो, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि आप जानते हो कि न्यू बैच कंटिन्यूसली आपके लिए हम बना रहे हैं, जिसमें आपको दोबारा से साइंस और मैथ सब्जेक्ट को पढ़ाया जा रहा है न्यू डिजिटल बोर्ड पे, ताकि आपकी वीडियोस की क्वालिटी और बेहतरीन तरीके से हम डाल सके। वैसे तो हमने पूरा सिलेबस पहले से ही पढ़ा रखा है, हमारे पहले के व्हाइट बोर्ड वाले वीडियोस आज भी पूरा सिलेबस पढ़ा के प्रेजेंट है। तो आप जरूर से हमारे सभी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। जो भी चैप्टर पढ़ना है डायरेक्टली यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, या तो हमने प्लेलिस्ट जो बना रखा है उसमें आपके सारे चैप्टर्स सब्जेक्ट वाइज आपको मिल जाएंगे। तो कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग ऑल्सो, ताकि जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं जिनको शायद नहीं पता होता है हमारे इस चैनल के बारे में कि फ्री ऑफ कॉस्ट भी वो बेहतरीन तरीके से पढ़ सकते हैं, तो प्लीज़ उन तक हमारे वीडियोस को ज़रूर से पहुंचा देना। इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं हमारा 8th स्टैंडर्ड का मैथ्स का चैप्टर नंबर 12 चल रहा था। ऑलरेडी 3 लेक्चर कवर कर दिया था। इक्वेशन इन 1 वेरिएबल्स इसका नाम है। अब पिछला लेक्चर आपने देखा होगा तो काफ़ी छोटा सा लेक्चर बना था, जिसमें मेरी तबीयत काफ़ी बिगड़ गई थी। आपने देखा होगा कि पढ़ाते पढ़ाते मुझे काफ़ी कफिंग आ रही थी। तो बिकॉज आई वॉज सफरिंग फ्रॉम पास्ट 10 to 15 डेज थ्रोट इन्फेक्शन हुआ है मुझे, एंड काफ़ी बीमार भी था मैं बीच में, एंड दैट्स वाई वो अभी तक रिकवर नहीं हुआ। और आज अभी भी आप देखोगे तो आई एम नॉट फुल्ली रिकवर्ड, बट फिर भी आप लोग के लिए टास्क है, आप लोग के लिए वीडियोस हमें बनाने हैं रेगुलर बेसिस पे, एंड दैट्स वाई आई एम मेकिंग वीडियोस। ठीक है, तो ज़रूर से बनाए रखना ब्लेसिंग्स आपका, ताकि जल्द से जल्द हम 100% फिट हो सके और आपके लिए और ज़्यादा मेहनत से काम कर सके। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे। तो आज हमारा चौथा लेक्चर है, जिसमें हम क्या करेंगे कि जो प्रैक्टिस सेट हमने स्टार्ट किया था पिछले लेक्चर में, प्रैक्टिस सेट नंबर 12.2, जो कि वर्ड प्रॉब्लम के ऊपर बेस्ड था। मैंने बताया था वर्ड प्रॉब्लम क्या होता है कि आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए रहेंगे, उन स्टेटमेंट को समझ के आपको एक इक्वेशन बनाना होता है, जिसको हम इक्वेशन इन 1 वेरिएबल बोलते हैं, और उसी को सॉल्व करके जो भी अननोन वैल्यू होता है, एक्स होता है या फिर वाई होता है, जो भी होता है उसको निकालना होता है, और फिर हमारा आंसर आ जाता है। तो उसी को कंटिन्यू करेंगे। 2 या 3 एग्जाम्पल हमने किया था पिछले लेक्चर में, आज उसी को कंटिन्यू करेंगे और 3-4 एग्जाम्पल और कराएंगे, और बाकी 1-2 एग्जाम्पल आपको होमवर्क भी देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आज का पहला क्वेश्चन जो शुरू करने वाले हैं हम, प्रैक्टिस सेट 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ से हम शुरू करने जा रहे हैं, जो कि आप देख पा रहे हो। क्वेश्चन पढ़ो आप लोग। सबसे पहले क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट हो रहा है यहाँ से कि द रेशियो ऑफ वेट्स ऑफ कॉपर एंड जिंक इन ब्रास। आपको पता है ब्रास एक अलॉय होता है जो 2 अलग अलग एलिमेंट से बनता है, कॉपर और जिंक को मिलाया जाता है तो एक नया एलॉय यानी एक नया सब्सटेंस बनता है, जिसका नाम है ब्रास। ठीक है, अब उसका रेशियो यानी जो वेट के हिसाब से कॉपर का रेशियो 13 है और जिंक का रेशियो 7 है। 13:7 इसका रेशियो दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन पूछा है फाइंड द वेट ऑफ जिंक इन ए ब्रास। मतलब कि अगर कोई ब्रास का बर्तन है, ब्रास का यूटेंसिल है, बर्तन है, जिसका वजन 700 ग्राम है, तो उस 700 ग्राम के वजन में जो जिंक होगा उसका वजन कितना होगा, ये हमें कैलकुलेट करने बोल रहा है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको शुरू करना है। तो सबसे पहले हमको पूछा क्या है, जिंक का वेट पूछा है, तो हम मान लेते हैं कि लेट द वेट ऑफ जिंक इज इक्वल टू x ग्राम। तो लेट हम क्या मान लेते हैं कि लेट द वेट ऑफ जिंक इज इक्वल टू x ग्राम। मुझे पता नहीं है कितना, ये तो कैलकुलेट करने बोल रहा है, इसके लिए हम ये मान लेंगे कि इसका जो जिंक का वेट है वो क्या है दोस्तों, x ग्राम है। ठीक है, अब रेशियो ऑफ वेट उन्होंने दे रखा है, आपको पता ही है इन्होंने दे रखा है अकॉर्डिंग इन्होंने दे रखा है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन उन्होंने क्या दे रखा है, अगर आप देखोगे उन्होंने बोल रखा है कि जो वेट ऑफ कॉपर है, ठीक है ना, मैं वेट के लिए शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ WT, आप लोग पूरा पूरा लिखना। तो वेट ऑफ जो कॉपर है इसका रेशियो किसके साथ, वेट ऑफ जिंक के साथ, वेट ऑफ जिंक का रेशियो जो है वो क्या है, 13:7। क्या है, 13:7, 13:7 मतलब 13/7। तो इसमें वेट ऑफ कॉपर जो है, मुझे पता है क्या, देखो कहीं पे भी लिखा हुआ है क्या, वेट ऑफ कॉपर नहीं पता, लेकिन मुझे उन्होंने एक चीज बोल रखा है कि जो ब्रास का यानी जो हमारा बर्तन है उसका वजन 700 ग्राम है, तो कहीं ना कहीं उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो वेट ऑफ जो कॉपर है, ठीक है, वो तो वैसे ही रहेगा। ठीक है, अब ये जो वेट ऑफ जिंक है इसके जगह पे हम लोग x मान सकते हैं, तो इस वेट ऑफ जिंक के जगह पे x लिख सकता हूं, दैट इज 13/7, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं। अब इसमें मुझे वेट ऑफ कॉपर तो पता नहीं है और x जो कि वेट ऑफ जिंक है वो भी पता नहीं है, तो इसको मैं एज इट इज छोड़ देता हूं और इक्वेशन नंबर 1 ऐसा मान के छोड़ता हूं। ठीक है, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, क्लियर हो गया यहाँ पे, ओके, समझ में आया। अब जो वेट होगा कॉपर का, ठीक है, अगर आप देखोगे इसी के हिसाब से, अगर जो वेट होगा कॉपर का, इसी को अगर मैं आगे इलाबोरेट करूं, वेट ऑफ जो कॉपर होगा वो क्या हो जाएगा, ये x अगर 13 के पास चला गया तो ये डिवाइड में है, उधर जाके तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 13 मल्टीप्लाई बाय x हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 7।
तो 13x/7 हो गया। तो वेट ऑफ कॉपर का मतलब क्या है 13x/7, यानी अगर मुझे कॉपर का वेट निकालना है तो मैं क्या करूंगा 13 को x के साथ, जो कि जिंक का वेट होगा, उसको 7 से डिवाइड मल्टीप्लाई करके 13 को x से मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड करूंगा तो वेट ऑफ कॉपर मुझे मिल जाएगा। अब मुझे एक और चीज दे रखा है कि वेट ऑफ ब्रास जो होगा, वेट ऑफ जो ब्रास है यानी पूरा जो बर्तन है हमारा, वेट ऑफ ब्रास यूटेंसिल वो कितना है दोस्तों 700 ग्राम। इन्होंने बोल रखा है कि जो मेरा बर्तन है वो 700 ग्राम का है। तो बर्तन किस चीज से बना है, ब्रास का, कॉपर से बना है और जिंक से बना है, बराबर। तो वेट ऑफ कॉपर और वेट ऑफ जिंक ही होगा ना, दोनों मिला के ही होगा, ठीक है। तो वेट ऑफ जो कॉपर है मेरा, देखो वेट ऑफ ब्रास जो होगा, वेट ऑफ कॉपर प्लस वेट ऑफ जिंक होगा, बराबर, इज इक्वल टू 700 होगा ना, बराबर, ये दोनों को मिला के ही होगा। तो मुझे पता है कि मेरा जो वेट ऑफ कॉपर है, वेट ऑफ कॉपर जो है वो है 13x/7। वेट ऑफ कॉपर कितना है 13x/7, बराबर, और वेट ऑफ जिंक x है। वेट ऑफ जिंक डायरेक्टली x माना है मैंने, इज इक्वल टू 700 ग्राम। अब इसको मैं सॉल्व अगर करूं तो मल्टीप्लाई बाय 7 थ्रू आउट होगा, मल्टीप्लाई 7 थ्रू आउट मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 हर एक के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे है ना सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 13x वैसे का वैसे ही, ये 7x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस 7x, और ये 7 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4900। अब इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 13x प्लस 7x होता है 20x इज इक्वल टू 4900, ठीक है। तो देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 4900 होल डिवाइडेड बाय 20, ठीक है। ध्यान देना, ये 0 0 कट, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 1 बचा 0, 2 5 जा 10, 245। तो x का वैल्यू क्या आ गया 245। लेकिन x हमने क्या माना है, x हमारे लिए क्या है, वेट ऑफ जिंक है। तो मैं ये बोल सकता हूं देयरफॉर वेट ऑफ जिंक इज इक्वल टू कितना आया 245। तो किस में होगा वो, ग्राम में होगा, तो gm लिख दो, तो ये आ गया हमारा आंसर। वेट ऑफ जिंक इज इक्वल टू 245 ग्राम, ठीक है, 245 ग्राम। क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द फाइंड द वेट ऑफ जिंक इन ब्रास। तो वेट ऑफ जिंक जो है वो 245, मतलब 700 ग्राम का जो बर्तन है उसमें 245 ग्राम जिंक है, और जो बच जाएगा 700 में से 245 माइनस कर दो तो जो भी आएगा समथिंग 300 या फिर 400 समथिंग जो भी आ रहा है वो होगा कॉपर। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन को बड़ी आसानी से जो है वो सॉल्व करके दिखा दिया। क्लियर। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन होता है बच्चा, ऐसे टाइप के क्वेश्चन काफी ईजी होते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि अगर ऐसे क्वेश्चंस आपको कहीं पे भी देखने मिलेंगे तो आपको बहुत इजी लगेंगे, आप आराम से उसको सॉल्व करके दिखा भी सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऐसे 2-3 एग्जांपल ही कराऊंगा और उसके बाद हम लोग इस चैप्टर को एंड कर देंगे। अभी क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड 3 कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर हुज सम इज मोर देन 45 बट लेस देन 54। मतलब 3 लाइन से, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लाइन बाय लाइन, मतलब 1 है तो 1 के बाद 2 3, 4 है तो 4 के पीछे 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 2 3 4, मतलब लाइन वाइज आना चाहिए कोई भी चीज। 3 कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर, और होल नंबर आपको पता ही क्या होता है, 0 से लेके इन्फिनिटी होल नंबर होता है, कोई भी नंबर आ सकता है। तो वो जो उनका टोटल करेंगे, जैसे मान लो एक 4 है, 5 है, 6 है, 4 5 6, इन तीनों का प्लस करूंगा तो वो 45 से बड़े होने चाहिए और 54 से कम होने चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा कंडीशन है। तो चलो सबसे पहले हम लोग ये मानेंगे कि जो हमारे होल नंबर है वो क्या है। तो लेट द 3 कंसेक्यूटिव होल नंबर क्या हो सकते हैं मैं मानता हूं, लेट द 3 consecutive होल नंबर इज इक्वल टू क्या हो सकते हैं बताओ। 3 कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर क्या हो सकते हैं। अगर कोई x है तो x के पहले वाला नंबर क्या होगा, x माइनस 1 होगा, बराबर ना। और x है तो x के बाद वाला कोई नंबर होगा तो वो क्या हो जाएगा, x प्लस 1। समझा ये चीज, मतलब कोई नंबर x है तो उससे एक कम होगा उसके पहले वाला नंबर, और उसके बाद वाला नंबर उससे एक ज्यादा होगा। इसके लिए हमने x लिया, x के पहले वाला नंबर x माइनस 1, x के बाद वाला नंबर x प्लस 1। तो ये हमारे पास 3 नंबर हो गए, 1, ये 2 और ये 3, ये 3 नंबर हमारे पास हो गए, ठीक है, x माइनस 1, x और x प्लस 1, ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे उन्होंने बोल रखा है कि अगर ये तीनों नंबर को हम प्लस करो, सम करूं, तो क्या आना चाहिए, मोर देन 54 होना चाहिए। तो सम ऑफ दिस 3 होल नंबर कितना हो जाएगा, ये तीनों को प्लस करो, x माइनस 1 प्लस x प्लस x प्लस 1। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो ये देखो, ये प्लस x प्लस x प्लस x 3x हो गया, ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा डायरेक्ट, तो डायरेक्ट आ गया हमारे पास वैल्यू 3x। तो प्लस करके 3x आ रहा है, लेकिन x का वैल्यू मुझे पता है कि अभी तक नहीं, तो 3x आ रहा है, मैं मान के चल रहा हूं कि अगर मैं सम कर रहा हूं यानी प्लस कर रहा हूं तो मेरा कितना आ रहा है, 3x आ रहा है, ठीक है। तो व्हेन द सम ऑफ 3 नंबर इज 45, ऐसा मैं मान के चलता हूं।
कि मोर देन 45 होना चाहिए, लेकिन हम ये मानते हैं कि व्हेन द सम ऑफ 3 नंबर इज इक्वल टू 45, मैं ऐसा मानता हूं कि 45 से बड़ा होना चाहिए, मोर देन 25 होना चाहिए, लेकिन मैं ये मान के चलता हूं लेट व्हेन द सम ऑफ 3 नंबर इज इक्वल टू 45। तो 3 नंबर का सम कितना है, 3x है, और ये इसके किसके बराबर आएगा, 45 के बराबर। तो देयरफॉर x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 45/3, दैट मींस नथिंग बट 15। तो हमारा x का जो वैल्यू यहाँ पे आ रहा है वो 15 आ रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे मेरा x का वैल्यू 15 आ रहा है। अब मैं एक और कंडीशन ले रहा हूं कि व्हेन सम ऑफ 3 नंबर इज इक्वल टू, सबसे ज्यादा मतलब 54 से कम होना चाहिए, तो मैं 54 पकड़ के चल रहा हूं, यानी कि 3 नंबर का सम कितना है, 3x है, ये 54 के बराबर आएगा, यानी x का वैल्यू आ जाएगा 54 डिवाइड बाई 3, देयरफॉर x का वैल्यू आ गया 18, 3 तो 54 है। तो हमारे पास यहाँ पे 2x के वैल्यू आ गए, एक आ गया 15 और एक आ गया 18। अब मेरे पास ये 2x के वैल्यू है, तो मेरे नंबर क्या हो सकते हैं, ठीक है, तो नंबर मेरे क्या हो सकते हैं, तो अगर मैं मान लूं कि मेरा x 15 है, ठीक है ना, इफ x जो है अगर 15 है, देन द 3 नंबर विल बी, अगर x मेरा 15 रहेगा तो 3 नंबर कौन सा हो जाएगा, बीच वाला x जो कि बीच वाला 15 रहेगा, उसके पहले वाला x माइनस 1 यानी 15 माइनस 1 रहेगा, और इसके बाद वाला यानी x प्लस 1 यानी 15 प्लस 1 रहेगा। ये कब होगा, जब मैंने x 15 लिया, ठीक है। तो 15 माइनस 1 होता है 14, उसके बाद 15 आ गया, और 15 प्लस 1 होता है 16। तो ये आ गया मेरे 3 नंबर 14, 15, 16। लेकिन एक और कंडीशन आ सकता है, जब x मेरा 18 हो, तो when x is equal to 18, then the 3 number will be, अब वो 3 नंबर कौन से हो सकते हैं, एक तो x रहेगा यानी बीच का नंबर 18, उसके पहले वाला x माइनस 1 यानी 18 माइनस 1, और उसके बाद वाला यानी x प्लस 1 यानी 18 प्लस 1, तो वो हो जाएगा 18 माइनस 1 17, अगला नंबर 18, 18 प्लस 1 19। तो ये हो सकता है। तो या तो 3 नंबर मेरे 14, 15, 16 आ सकते हैं, या तो 3 नंबर मेरे 17, 18, 19 आ सकते हैं। ये दोनों में से कोई भी हमारा आंसर हो सकता है। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ गया, क्लियर है, ओके। चलो आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए बच्चा, बहुत ईजी था। ओके हाँ, इसमें आप एक करेक्शन ये कर सकते हो कि हमारे पास दो हमने वैल्यू निकाले हैं, तो हमको बोल रहा है कि ग्रेटर देन, मोर देन 45, लेस देन 54। तो यानी कि हमारा मोर देन क्या आया, 15 आया, मोर देन 15 एंड लेस देन 18 होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू दैट मेरा नंबर क्या आएगा, 16, 17 आएगा। मतलब x या तो 16 रहेगा या तो 17 रहेगा, उसके हिसाब से आएगा, ये नहीं आएगा, ये मत करना, इसके हिसाब से करना, ठीक है। तो 16 के हिसाब से अगर x मेरा 16 रहेगा, ठीक है, x मेरा 16 रहेगा, तो उसके हिसाब से मेरा नंबर क्या आ जाएगा, 15, 16 या फिर 17 आ जाएगा, ठीक है। x मेरा 17 रहेगा, तो उसके हिसाब से मेरा जो नंबर आएगा वो आ जाएगा 16, 17, 18। ये दोनों मेरा आंसर है, दिस इज आवर फाइनल आंसर, ठीक है। हम लोग को ये कंडीशन बोला, मैं भूल ही गया उसको, हम डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वाला मत लिखना, ये वाला भी मत लिखना, आप डायरेक्टली इसके बाद जो है ये वाला पॉइंट लिखना, इसके बाद सीधा ये वाला पॉइंट लिखना, क्योंकि हमको मोर देन 45 लेस देन 54 बोला, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा कि दो नंबर x का कौन सा आया, 15 और 18 आया, तो मतलब मोर देन 15 लेकिन लेस देन 18। तो मोर देन 15 मतलब 16, 17 आ सकता है, लेस देन 18 मतलब 16 या 17। तो 16 और 17 x के हिसाब से जब x 16 डालूंगा तो 15, 16, 17 आएगा नंबर, जब x 17 डालूंगा तो 16, 17, 18 आएगा। ये दोनों में से कोई हमारा आंसर है, इस तरीके से सॉल्व करना है। समझ में आ गया। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5, इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। चलो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इन अ टू डिजिट नंबर डिजिट एट द टेंथ प्लेस इज ट्वाइस द डिजिट एट यूनिट प्लेस। मतलब जो यूनिट प्लेस पे, आपको पता है कोई भी अगर 2 डिजिट नंबर है, लेट्स सपोज 25 नंबर है, तो ये जो नंबर होता है वो यूनिट प्लेस पे होता है, ठीक है, ये यूनिट प्लेस पे होता है,
और ये जो नंबर होता है वो टेंस प्लेस पे होता है, ये तो आपको पता ही होगा। और जो भी नंबर टेंस प्लेस पे होता है, जैसे नंबर ये 2 टेंस प्लेस पे है, तो टेंस का मतलब होता है 10, यानी ये नंबर 10 से अपने आप मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 20। और कोई भी नंबर जो यूनिट प्लेस पे होता है वो जो नंबर होता है वो 1 से मल्टीप्लाई होता है, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा 5। इसके लिए 20 और ये 5 25। ठीक है, समझा? तो इस तरीके से होता है, ये हमने तीसरी या चौथी में पढ़ा हुआ है, अगर आपको याद होगा। प्लेस वैल्यू पता है आपको, ये यूनिट वैल्यू, प्लेस वैल्यू, टेंस वैल्यू, 100 वैल्यू, ऐसा क्वेश्चंस आते थे। तो इसमें हम लोग को पूछा है कि जो हमारा जो डिजिट रहेगा टेंस प्लेस पे वो ट्वाइस रहेगा, डबल रहेगा किससे, यूनिट प्लेस पे वो जो नंबर रहेगा। और इफ द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर द सम इज 66। मतलब अगर हम लोग क्या करते हैं, जो नंबर हमें मिलता है उसके डिजिट्स को हम इंटरचेंज करते हैं, तो हम उसको डिजिट को चेंज करके और ओरिजिनल नंबर से ऐड करते हैं, तो उसका जो सम आएगा वो 66 आएगा। तो हमें नंबर निकालना है, फाइंड द नंबर। ठीक है चलो, सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, लेट द यूनिट प्लेस पे जो नंबर रहेगा, लेट द डिजिट एट यूनिट प्लेस इज इक्वल टू एक्स। मैंने मान लिया कि जो भी यूनिट प्लेस पे जो रहेगा वो x रहेगा, और जो टेंस प्लेस पे रहेगा वो ट्वाइस रहेगा। ठीक है, टेंस प्लेस पे जो रहेगा वो क्या रहेगा, ट्वाइस रहेगा, यानी 2 टाइम x। क्वेश्चन में बोल रहा है ना, टेंस प्लेस पे जो भी रहेगा वो x का डबल, यानी यूनिट प्लेस का अलग डबल, तो ये हो जाएगा टेंस प्लेस का 2 टाइम x हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ओरिजिनल नंबर जो है, अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 2 नंबर आ रहा है, एक आ रहा है ओरिजिनल नंबर, ठीक है, एक मेरा आ रहा है ओरिजिनल नंबर, और दूसरा जो आएगा इंटरचेंज करने के बाद न्यू नंबर आएगा। ठीक है, इंटरचेंज करने के बाद मेरा न्यू नंबर आएगा। तो पहले ओरिजिनल नंबर की हम बात कर लेंगे। तो इसका जो यूनिट प्लेस पे रहेगा, ठीक है ना, यूनिट प्लेस पे जो नंबर रहेगा वो 2 रहेगा, सॉरी x रहेगा, माफ करना, यूनिट प्लेस पे x रहेगा। टेंस प्लेस पे कितना रहेगा, इसको अगर मैं कॉलम बना लूं, चलो बेटर ये रहेगा कि हम कॉलम बना ले। यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, ठीक है, इस प्रकार से कर सकते हो आप लोग ये चीज। ठीक है, और जो मेरा ओरिजिनल नंबर रहेगा, ठीक है, इस प्रकार से आप कॉलम बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। मैंने रफली बनाया, आप लोग अपने हाथ से स्केल की हेल्प से बनाएंगे। तो ओरिजिनल नंबर मेरा क्या है, x है। ठीक है, इस पे ये प्लेस पे, वैसे ही टेंस प्लेस पे जो है वो क्या नंबर है मेरा, 2x है। टेंस प्लेस पे क्या है, 2x है। तो यूनिट प्लेस पे x है, टेंस प्लेस पे 2x है, तो मेरा जो नंबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बताओ। अगर कोई नंबर मेरा टेंस प्लेस पे होगा तो 2x, कोई भी नंबर अगर टेंस प्लेस पे है तो वो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस यूनिट प्लेस पे जो नंबर है वो x, तो 2x मल्टीप्लाई बाय 10 यानी 20x प्लस x, तो 20x प्लस x कितना हो जाएगा, 21x। तो कुल मिला के ये जो नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा 21x। समझा ये चीज़, ये कैसे आया, ये आ गया हमारा 21x। वैसे ही जो न्यू नंबर है इसमें क्या बोला है उन्होंने, डिजिट इंटरचेंज करना है, ऑब्टेनिंग द नंबर बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट। तो न्यू नंबर बाय इंटरचेंजिंग, तो ये 2x इधर आ जाएगा, ये x इधर आ जाएगा। अब मेरा टेंस प्लेस पे क्या है, x है, तो ये x जो टेंस प्लेस पे है वो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यूनिट टेस्ट वाला यूनिट प्लेस वाला जो नंबर है 2x वो उसके साथ प्लस हो जाएगा। तो x मल्टीप्लाई बाय 10 इज 10x। ठीक है, ये हो जाएगा 10x प्लस 2x, दैट इज नथिंग बट 12x। तो ये आ गया आपका 12x। मतलब जो मेरा ओरिजिनल नंबर था वो 21x था, जो नया नंबर आया इंटरचेंज करके वो आया 12x। समझ में आया? अब कुछ नहीं बोल रहा है कि यहाँ पे जब नंबर मैंने इंटरचेंज किया तो उसका सम जो है वो 66 आ रहा है, बस इतना उन्होंने बोल रखा है। जो सम आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है, तो ओरिजिनल नंबर एंड न्यू नंबर। ठीक है, चलो, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन इन्होंने तो बोल रखा है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन द सम ऑफ ओरिजिनल नंबर प्लस, या फिर एंड लिखो, न्यू नंबर इज इक्वल टू कितना है, 66 है। ऐसा उन्होंने बोल रखा है कि ओरिजिनल नंबर और न्यू नंबर को प्लस करेंगे तो 66 होगा। ठीक है, चलो, अब कुछ नहीं करना है, ओरिजिनल नंबर आपका 21x है, न्यू नंबर आपका 12x है, इन दोनों को प्लस करके 66 है, 21 प्लस 12 होता है
33x इज इक्वल टू 66, देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 66 डिवाइड बाय 33 हो जाएगा, 33 1 33, 33 2 66, देयरफॉर x का वैल्यू आ गया 2। x क्या है आपके लिए, आपको निकालना क्या है, फाइंड द नंबर। x क्या है आपके लिए, यूनिट प्लेस का नंबर है, यूनिट प्लेस का नंबर है, तो यूनिट प्लेस पे क्या रहेगा, 2 रहेगा, मतलब x का वैल्यू क्या आ गया आपके लिए, 2 आ गया। ठीक है, तो आपका जो नंबर है वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो, तो देयरफॉर ओरिजिनल नंबर क्या है आपका, ओरिजिनल नंबर, ये ओरिजिनल नंबर देखो, ये ओरिजिनल नंबर क्या है आपका 21x है, बराबर, तो 21x है ना, तो 21 मल्टीप्लाई बाय x, तो 21 मल्टीप्लाई बाय x का वैल्यू 2 निकाल लिया, तो 21 मल्टीप्लाई बाय 2 इज नथिंग बट 42, यह आपका आ गया ओरिजिनल नंबर। वैसे न्यू नंबर भी निकाल लो, दोनों नंबर पूछा है ना, तो न्यू नंबर कितना हो जाएगा, न्यू नंबर का वैल्यू कितना है हमारे पास 12x है, यानी 12x यानी 12 मल्टीप्लाई बाय x का वैल्यू 2, 12 2 होता है 21। तो इस तरीके से हमने दोनों नंबर निकाल लिया, एक आ गया 42, एक आ गया 24। तो इस तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत ईजी होता है और आप आराम से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है बच्चा, क्लियर है, बहुत ईजी होता है ये। चलो आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 6, सम टिकट्स ऑफ ₹200 एंड सम ऑफ ₹100 ऑफ ए ड्रामा इन ए थिएटर, मतलब एक थिएटर होगा, जो भी होगा, कुछ टिकट 200 रुपए के हैं, कुछ टिकट 100 रुपए के हैं, बिक रहे हैं। द नंबर ऑफ टिकट्स ऑफ 200 सोल्ड वाज 20 मोर देन, मतलब जो 200 रुपए वाले जो टिकट बिक रहे हैं वो 20 ज्यादा बिके हैं 100 रुपए वाले नोट से। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि जो थिएटर को पैसा मिला कुल मिला के वो मिला 37,000 रुपीज, तो हमें क्वेश्चन पूछा है कि 100 रुपए वाले टिकट कितने बिके, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। बहुत ईजी होता है ऐसे क्वेश्चन, तो चलो फटाफट से इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सॉल्व करें, ओके। सबसे पहले हम लोग ये मान लेंगे कि जो हमारा टिकट है 100 वाला वही निकालना है ना, 100 रुपए वाला, तो वो निकाल लेते हैं हम लोग। लेट द नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट, सॉरी नोट नहीं, माफ करना, 100 रुपीज टिकट है ना, लेट द नंबर ऑफ 100 रुपीज टिकट इज इक्वल टू एक्स। हमने ये मान लिया कि जो 100 रुपए वाले टिकट जो बिके हैं वो x बिके हैं, मतलब 50 100 जो भी हो सकते हैं, लेकिन वो x है, ऐसा मैंने मान के चला। ठीक है, तो 100 रुपए वाले टिकट कितने हैं, x बिके हैं, ऐसा मैंने मान लिया। अब जो नंबर ऑफ टिकट जो 200 रुपए के होंगे वो कितने होंगे, 200 रुपए के जो होंगे वो कितने होंगे, वो जो है वो 20 ज्यादा है, देखो यहाँ पे 20 ज्यादा है, तो द नंबर ऑफ, ऐसा लिखो आप, नंबर ऑफ 200 रुपीज टिकट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जो 100 रुपए वाला बिके उससे 20 ज्यादा, यानी x तो है लेकिन उससे 20 ज्यादा, यानी x प्लस 20। समझा, ये बहुत सिंपल था। 100 रुपए वाले कितने बिके हैं, x बिके हैं, और 200 वाले उससे 20 ज्यादा बिके हैं, यानी x प्लस 20 हो गए। तो ये हो गया हमारा नंबर ऑफ 200 रुपए टिकट, x प्लस 20। अब जो टोटल अमाउंट ऑफ रुपीज जो मिला है, ठीक है, द टोटल अमाउंट ऑफ रुपीज रिसीव्ड बाय थिएटर बाय सेलिंग द ऑल टिकट्स इज नथिंग बट 37,000 रुपीज। तो उसमें होगा कि 100 रुपए वाले टिकट भी होंगे, 200 वाले टिकट भी होंगे, यानी 100 रुपीज टिकट, ठीक है, नंबर ऑफ, ऐसा लिखो, नंबर ऑफ 100 रुपीज टिकट प्लस नंबर ऑफ 200 रुपीज टिकट, ये कुल मिला के हो जाएगा 37,000 रुपीज। लॉजिक समझा। 100 रुपीज वाले नोट कितने हैं, x है, 200 वाले कितने हैं, x प्लस 20 है, कितने हैं टोटल मिला के 37,000 है। x प्लस x होता है 2x, ये 20 को उधर भेज दो, प्लस 20 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 37,000 माइनस 20, 2x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 36,980 रुपीज, बराबर, डिवाइड कर लो, देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 36,980 डिवाइड बाय 2। ठीक है, कितना आ जाएगा करके देखो, 2 1 2 होता है 2 के टेबल में, 2 1 2, 2 8 16, 2 4 8, 2 9 18 और 0, 18,490 रुपया x का वैल्यू आ गया। x का वैल्यू 18,490, ये क्या है, ये है नंबर ऑफ 100 रुपीज टिकट। तो हमारे पास एक वैल्यू आ गया, देयरफॉर द नंबर ऑफ 100 रुपीज टिकट सोल्ड इज इक्वल टू 18,490, मतलब 18,000 टिकट जो है वो बिके हैं। कितने बिके हैं,
हाँ एक सेकेंड रुक जाओ, हाँ एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड माफ करना मेरे को, एक सेकंड रुक जाओ, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ क्या किया है, एक सेकंड रुक जाओ, सॉरी फॉर माय मिस्टेक। ठीक है, यहाँ पे एक करेक्शन है, मैंने गलती से क्या किया, देखो नंबर ऑफ 100 रुपीज टिकट जो है, जो भी होंगे वो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि ये उसका अमाउंट है, ये टोटल नंबर ऑफ टिकट नहीं है, ये मेरे से एक गलती हो गया, माफ करना बच्चा। देखो मैं आपको ये फिर से रफ करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि हमारा आंसर गलत आ गया, तो मैंने जब क्रॉस चेक किया तो हमने एक छोटी सी गड़बड़ की हुई है। क्या गड़बड़ की है मैं बताता हूँ। देखो ये जो पैसा है 37,000 रुपीज वो पैसा है, और ये जो है 100 रुपीज ये पैसा है, लेकिन नंबर ऑफ टिकट तो पैसा नहीं है, तो नंबर ऑफ टिकट जो भी होगा वो तो होगा x, लेकिन पैसा कितना है 100 है, तो ये 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बीच में प्लस। वैसे ही नंबर ऑफ टिकट कितना है मेरे पास, x प्लस 20 है 200 के, लेकिन वो कितने के टिकट है 200 के टिकट है, इसके लिए 200 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये कुल मिला के हो जाएंगे 37,000। अब ये थोड़ा सा सिंपल हो गया। देखो ये छोटी सी मिस्टेक जो मैंने भी ध्यान नहीं दी, क्योंकि देखो कभी कभी होता है ना कि जैसे कि आपको पता है कि आई एम सफरिंग फ्रॉम अ डिसीज, अब ये होता है कि यार माइंड में यार ठीक है चलो आपके लिए वीडियोस बनाना है तो हम फटाफट थोड़ा घाई करते हैं, तो कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, प्लीज़ माफ़ कर देना, आपको पता ही है ये चीज़। तो ये देखो ये हो जाएगा 100x प्लस, अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 200 मल्टीप्लाई बाय x इज 200x प्लस 200 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4000 इज इक्वल टू 37000। अब इसको मैं सॉल्व कर लूंगा तो 100x प्लस 200x कितना हो जाएगा दोस्तों, 300x हो जाएगा, प्लस 4000 इज इक्वल टू 37,000। ठीक है, अब ये 4,000 को उधर भेज सकता हूं मैं, तो ये 300x इधर का इधर ही रहेगा, इज इक्वल टू ये 37,000 माइनस 4,000। ठीक है, तो 300x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 37,000 में से 4,000 गया, कितना बचेगा 33,000 बचेगा। तो देयरफॉर x का वैल्यू मुझे चाहिए, तो ये आ जाएगा 33,000 डिवाइड बाय 300। ये 2 0 2 0 कैंसिल, 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 0, तो मतलब x का वैल्यू आ गया 110। कितने टिकट बिके हैं, 110 टिकट बिके हैं। यही है, वही सोचो ना, 100 रुपये के टिकट 18,000 बिकेंगे तो वो तो लाखों में जाएगा। इसके लिए वो मुझे डाउट गया था कि हमने कुछ गड़बड़ किया, लेकिन फाइनली हमने आंसर निकाल दिया। तो देयरफॉर देखो यहाँ पे देयरफॉर द नंबर ऑफ 100 रुपीज टिकट सोल्ड इज इक्वल टू 110। टोटल कितने टिकट बिके, 110 टिकट जो है 100 रुपए वाले वो बिके हैं। समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन बस लेता हूं और फिर उसके बाद के जितने भी एग्जांपल्स है मैं आप लोग को एज ए होमवर्क दे दूंगा। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट से देख लेते हैं हम लोग, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, चलो क्या बोल रहा है, आउट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट नंबर इज 9 मोर देन 4 टाइम्स द ग्रेटर नंबर। देखो कितना कंफ्यूज कर दिया, कुछ कंफ्यूजन नहीं है। सबसे पहले मैं मान लेता हूं 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है, जैसे हमने होल नंबर के केस में किया था वैसे ही यहां पे कर लेते हैं। तो लेट द 3 देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसके लिए मैं करा रहा हूं। 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज इक्वल टू, पहला नंबर मैं x लूंगा, उसके पहले वाला नंबर क्या होगा, x माइनस 1 होगा, और उसके बाद वाला जो नंबर होगा वो x प्लस 1 होगा। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे ये 3 नेचुरल नंबर हो गए जो कि कॉन्जिक्यूटिव है। तो आगे क्या बोल रहा है हमारा क्वेश्चन, ये बोल रहा है कि 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट नंबर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या बोल रहा है, यहां से पढ़ो। 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट नंबर इज 9 मोर देन 4 टाइम्स द ग्रेटर नंबर। अब दिमाग लगाओ, सबसे छोटा नंबर इसमें से कौन सा होगा, ये होगा सबसे छोटा नंबर, तो उसका 5 गुना यानी 5 टाइम्स। तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट नंबर इज इक्वल टू 9 मोर देन, मतलब 9 प्लस 4 टाइम्स द ग्रेटर नंबर। 4 टाइम्स मतलब 4 गुना किसका, ग्रेटर नंबर का, जो कि है x प्लस 1। यानी इन जेरो में 5 टाइम द स्मॉलेस्ट नंबर इज इक्वल टू 4 गुना ऑफ x प्लस 1 प्लस 9। इसको अच्छे से लिखता हूं, 4 गुना ऑफ बड़ा नंबर जो कि है x प्लस 1, और ये पूरे का प्लस 9 आपको करना है। ठीक है, चलो सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करें, ये हो जाएगा 5x माइनस 5 इज इक्वल टू, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4x प्लस 4 और ये प्लस 9। बराबर, समझ में आ रहा है, यहाँ पे बहुत ईजी है। चलो अब ये x वाले को साथ में लाता हूँ, नंबर वाले को साथ में लाता हूँ। तो ये 4x को इधर लाऊंगा तो ये 5x इधर था, यहाँ पे आएगा माइनस 4x हो जाएगा। ठीक है, माइनस 5 को उधर भेज दूंगा तो प्लस 5 उधर गया, प्लस 4 प्लस 9 उधर पे पहले से ही थे। 5 में से 4 गया, x बचेगा, 5 प्लस 9 9, 9 प्लस 9 18। तो x इज इक्वल टू आपका जो है वैल्यू जो आ गया वो 18 आ गया। ठीक है, x का वैल्यू जब मेरे पास 18 आ गया, ठीक है, x का वैल्यू क्या आ गया मेरे पास, 18 आ गया। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो देयरफॉर द नंबर इज इक्वल टू x मेरा 18 है
उसके बाद का नंबर 18 + 1 हो जाएगा और उसके पहले का नंबर 18 - 1 हो जाएगा। तो देयरफॉर नंबर्स क्या आ जाएंगे 17, 18 और 19। तो दिस इज माय 3 कंसेक्यूटिव होल नंबर और इस तरीके से हमने ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दिया। अब बच्चों इसके बाद के जो भी क्वेश्चंस है उसको आपको एज इट इज होमवर्क लेना है, तो जरूर से करना और इसी के साथ ही हमारा चैप्टर जो है वो एंड होता है। हमारी तरफ से इतना ही। अगर थोड़ा बहुत भूल चूक हो गई होगी बिकॉज ऑफ माई हेल्थ इशू तो प्लीज़ माफ करना, इग्नोर करना और ब्लेसिंग्स देते रहना। आज के लिए इतना ही। ये चैप्टर इसके साथ एंड होता है। ऐसे और भी चैप्टर्स के लगातार लेक्चर वीडियो हम लाते रहेंगे। ये वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना और पहली बार चैनल पर आओ तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है दोस्तों, तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।